हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक फ्लो चार्ट बना के पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब किया था। जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डिफिनेशन इसकी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इफ क्यू चार्ज फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, देन करंट आई जो होगा वो होगा क्यू अपॉन टी। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा ये क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। यहां पर क्यू क्या है? चार्ज है, जिसका एसआई यूनिट कूलाम होगा, ठीक है। एंड टी क्या है? टाइम है, जिसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है। उस तरीके से करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकेंड, या हम लोग इसे एम्पियर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग करंट की डिफिनेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। यहां से फॉर्मूला से देखते हैं। अगर यहां पर टाइम 1 यूनिट कर दिया जाए, तो अगर टाइम को 1 यूनिट कर दिया जाए, देन उस केस में क्या होगा? क्यू चार्ज 1 यूनिट टाइम में अगर किसी सर्किट में फ्लो करता है, देन उसे हम क्या बोलेंगे? एक करंट बोलेंगे, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन ना पूछकर 1 एम्पियर की डिफिनेशन पूछी जाती है। तो 1 एम्पियर की डिफिनेशन इस फॉर्मूले से बनेगा। कूलाम चार्ज की जगह 1 कूलाम कर देते हैं, टाइम की जगह 1 सेकेंड कर देते हैं। तो डिफिनेशन देखिए कैसे बनेगा। 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलाम ऑफ चार्ज किसी सर्किट में 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 हो जाएगी ना, 1 एम्पियर। देन जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर का होगा। तो इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट in 1 second, then there is 1 एम्पियर ऑफ करंट। ये 1 एम्पियर की डिफिनेशन हो गई। अब करंट को मेजर करने का डिवाइस क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। तो किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है? दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज Q को, एक यूनिट चार्ज Q को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक किसी चार्ज Q को, एक यूनिट चार्ज Q को या एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाया जा रहा था, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट नोन है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक इनफाइनाइट था और एक नोन पॉइंट था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में वर्क डन जितना होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन होता है। तो आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work to be done to move a unit positive charge from infinity to that point। अब देखिए
इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो हो गया दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा सबको। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। देखिए ये वर्क डन है, ये चार्ज है। अगर चार्ज को 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आया जा रहा है, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। अब 1 वोल्ट की भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में 1 एम्पियर की डिफिनेशन देखे थे, उसी तरीके से यहां पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है, देखिए 1 कैसे बनता है डिफिनेशन। यहीं पर अगर हम लोग दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दें, ऐसा बोल दें कि अगर 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का अगर वर्क डन करना पड़ रहा है तो वहां पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए देखते हैं। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। देखिए सिंपल, उसी जो फॉर्मूला था हमारा उसी फॉर्मूले में वर्क की जगह 1 जूल रख दिए और चार्ज की जगह हम 1 कूलम रख दिए, तो 1 अपॉन 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफिनेशन बना सकते हैं सिंपली कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में 1 जूल का वर्क डन अगर करना पड़े तो वहां पर उन दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी नेट लाइव वायर को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? तो आइए देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं करता है। तो और करंट का फ्लो होता कैसे है, हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, करंट फ्लो करने का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ। अब जब जो हमारा लाइव वायर है, जो नेक्ड लाइव वायर है, वो हाई पोटेंशियल है वहां पर। ठीक है, और हमारा अर्थ जो है वो जीरो पोटेंशियल है। तो जब भी करंट का फ्लो होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल की तरफ होगा। जब हम लोग किसी नेक्ड लाइव वायर को टच करते हैं तो हमारी बॉडी एक ब्रिज का काम करती है। हम क्या करती है, हमारी बॉडी एक ब्रिज का काम करती है। कैसे ब्रिज का काम की, जैसे ही हम लोग नेक्ड वायर को टच किए हाथ से तो हम खुद ग्राउंड पर खड़े हैं। ठीक है, तो ग्राउंड जो है हमारा अर्थ जो है वो तो है जीरो पोटेंशियल। अब जैसे ही हम लोग वायर को टच किए हैं तो करंट को फ्लो करने का एक रास्ता मिल गया, एक ब्रिज मिल गया। हाई पोटेंशियल है नेक्ड वायर और जीरो पोटेंशियल था हमारा ग्राउंड। हम लोग उसको टच कर दिए वायर को, तो अब हमारे बॉडी के थ्रू करंट हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। और जब हमारे बॉडी में करंट का फ्लो होगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग टच कर रहे हैं नेक्ड वायर को तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बर्ड्स वायर पे बैठी रहती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जब कोई बर्ड्स किसी वायर पे बैठने से पहले उनका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जीरो। लेकिन जैसे ही वो उस वायर पे बैठती है तो उसका पोटेंशियल वायर के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई बर्ड्स वायर पे बैठती है तो उसका पोटेंशियल वायर के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। तो अब सेम पोटेंशियल पे करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं। करंट का फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत है? पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट फॉर
करंट टू फ्लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है करंट को फ्लो करने के लिए। तो अब हमारा जो बर्ड्स की बॉडी है वो ब्रिज का काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब करंट लगेगा कैसे उसको, कब लगेगा, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ग्राउंड पे है, वो वायर पे बैठे बर्ड्स को अगर टच कर देता है तो उस पर्सन को और बर्ड्स दोनों को करंट का शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का शॉक। कैसे, जब हम कोई पर्सन उस बर्ड्स को टच करेगा तो अब वो पर्सन क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो करंट हाई पोटेंशियल जो कि बर्ड्स में था, जो कि हाई पोटेंशियल वायर में था, अब वो अर्थ की तरफ फ्लो करना चालू कर देगा हमारी बॉडी के या उस पर्सन के बॉडी के थ्रू। तो उस पर्सन को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उसमें से भी करंट का फ्लो होगा और वायर को भी करंट का शॉक लगेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस की ये मेन दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। क्या होता है सर्किट डायग्राम? सिंपल सी बात है, ए सर्किट डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ही हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं, एक रजिस्टर ले लेते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, स्विच, इन सबको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो उसे हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या होता है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओम्स लॉ। इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। तो क्या होता है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। किस करंट के? वो करंट जो कि उस सर्किट में फ्लो कर रही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी सर्किट में जो उनके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस सर्किट में फ्लो कर रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बोलता है हमारा ओम्स लॉ। Though, according to Ohm's law, at constant temperature and pressure, the applied potential difference is directly proportional to the current flowing in the circuit. या तो हम बोल सकते हैं V is proportional to I। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल की तरफ करेंगे उसको, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जो कि यहां पर R होगा। तो V is equal to IR, where R is a constant of proportionality called resistance। R जो है ये proportionality constant है जिसे हम resistance बोलते हैं किसी रजिस्टर का। It tends to resist the flow of charge through a conducting wire। ये करता क्या है? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसको फ्लो ऑफ चार्ज को धीमा करता है, रेजिस्ट करता है उसको। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है जिसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। दस वी कैन राइट ओम्स लॉ एज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। देखिए यहां से v इज इक्वल टू आई आर है, r को जो हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो v अपॉन आर हो जाएगा ना। तो i इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। हैंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। I is directly proportional to V and I is inversely proportional to R, रेजिस्टेंस। ठीक है, जब डिवाइड में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो करंट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्ट के। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग R की वैल्यू बढ़ाते रहे तो I की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रहेगी। तो हम बोल सकते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, कीपिंग रेजिस्टेंस द सेम, रेजिस्टेंस को सेम रहने दें और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दें तो करंट भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ऑन द अदर हैंड
इफ रेजिस्टेंस इज डबल, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट रिड्यूस होके हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम यहां पर ओम्स लॉ खत्म होता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज द रेजिस्टेंस offered by a bulb to a flow of charge if the ammeter and voltmeter show a reading of 2 ampere and 12 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा बल्ब का अगर अमीटर में 2 एम्पियर का करंट शो करे। अब देखिए इसमें केवल रीडिंग के बारे में बोला है। यहां बोला ना अमीटर एंड वोल्ट मीटर शो अ रीडिंग ऑफ 2 एम्पियर एंड 12 वोल्ट। तो ये 2 एम्पियर और 12 वोल्ट है क्या, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, अमीटर करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस होता है। तो यहां पर अमीटर जो है उसमें 2 एम्पियर का रीडिंग है, दैट मीन्स ये करंट है। यहां हम लोग यूनिट को भी देख के पहचान सकते हैं कि एम्पियर करंट का यूनिट होता है। तो ये करंट की वैल्यू दी हुई है I = 2 एम्पियर। और ये वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V = 12 वोल्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, या हम लोग R = V/I लिख सकते हैं। V की वैल्यू 12 है, I की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा 12/2, दैट मीन्स 6 ओम। हेंस 6 ohm resistance is offered by the bulb to the flowing charge। तो ये हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड एक एग्जांपल था। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।